जीत किसकी, कौन जीता है, कौन हारा है, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, कुछ इस तरह का हो गया है क्या? बहुत सारी बातें जो समझने की कोशिश करेंगे और किसको सियासी फायदा मिलने जा रहा है, कौन जो है फुटेज ले गया, कौन महफिल लूट कर ले गया, इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत खास पैनल है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। कानूनी पहलुओं को भी हम समझेंगे कि क्या कुछ आगे हो सकता है और क्या कुछ कोर्ट में हुआ है। मेरे साथ इस वक्त आमिर हैदर जैदी साहब हैं, सीनियर तर्जुमान हैं सीपीआई के, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है सर। राजकुमार भाटी जी को हमने अपने साथ जोड़ा है, नेशनल स्पोकपर्सन है समाजवादी पार्टी के। सर खैर मकदम है आपका। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनसे हम बात करेंगे, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। अमलेंदु उपाध्याय साहब मेरे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं और बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले के बारे में कि आखिर जीता कौन और कहां तक जाएगी सियासत। धरना अभी भी जारी है, 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो रहा है। प्रज्ञा भूषण जी मेरे साथ तशरीफ फरमा है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है, उनसे बात करेंगे, कानूनी पहलुओं को समझेंगे। और मैं फोन लाइन पर जोड़ूंगा अपने साथ राजेश कुमार राय जी को, जो कि साबिक आईपीएस हैं, उनसे भी हम बहुत सारी बातें जानने समझने की कोशिश करेंगे। कल से जी सलाम बहुत खास पैनल के जरिए इस मौजू को, इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहा है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं सियासी लोगों के पास जाने से पहले कानूनी पहलुओं को समझूंगा और सीनियर सहाफी से बात करूंगा कि कौन जीता है। मैं सबसे पहले प्रज्ञा जी के पास आऊंगा। प्रज्ञा जी, पहले मुझे इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं को समझा दीजिए, आज जो हुआ उसकी रोशनी में। बिल्कुल इमरान जी, इसमें क्या है कि ये ओरिजिनली 2013 का जो शारदा स्कैम था, जो कि करीब 1000 करोड़ की पॉन्जी स्कीम थी, चिट फंड टाइप की स्कीम थी जो चल रही थी। और शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि 200 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी, 200 कंपनीज का कंसोर्शियम था जो इस पे मिलके काम कर रहा था। तो 2013 अप्रैल के आसपास जब ये कोलैप्स हुआ, ये सारा जो फर्जीवाड़ा था, तो 2014 में एसआईटी गठित की गई, जिसके ये जो आज के राजीव कुमार जी के ऊपर जो मेन मुद्दा घूम रहा है, ये राजीव कुमार जी उस एसआईटी के हेड हुआ करते थे। देन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस केस का ढंग से संचालन नहीं हो रहा है या इस केस को ढंग से फॉलो अप नहीं किया जा रहा है, तो ये केस 2016 में सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। मई के शुरुआत में 8 मई के आसपास में सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। और सीबीआई इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन थी, प्रोब थी, अंडर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस शुरू से कर रही थी। अब मामला यहां पे अटकता है कि इस बीच में सीबीआई ने 3 नोटिसेस दिए। इन 4 सालों में अगर हम देखते हैं, सीबीआई ने 3 नोटिसेस दिए राजीव कुमार जी को अपीयर होने के लिए और केस में कोऑपरेट करने के लिए और एविडेंसेस में हेल्प करने के लिए। लेकिन राजीव कुमार जी वहां पे नहीं पहुंचे, उन्होंने प्रोब में सीबीआई को कोऑपरेट नहीं किया। तो इसके एवज में सीबीआई डायरेक्टली कोलकाता जाती है इनसे प्रोब करने, इनसे इन्वेस्टिगेशन करने, जहां पे वो इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाती है थ्रू लोकल पुलिस। वो ये कहते हैं, जो कैलकाटा गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट का जो प्ली है, वो ये कहते हैं कि आने से पहले, इन्वेस्टिगेशन से पहले इन्होंने नोटिस या सामन नहीं भेजा या वारंट नहीं भेजा। ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। बिल्कुल इसी बात को लेके मुद्दा था ना, इसी बात को लेके ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई कि ये लोकतंत्र की हत्या है। बट मैं यहाँ पे सबको बता देना चाहूंगी, मुझे समझा दीजिए कि कोर्ट में ये बात आज क्लियर हुई क्या? ऐसा कुछ हुआ था जिसको पहली चीज की एज पर लॉ भी अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में सीबीआई कोई केस फॉलो अप कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वहां पे वारंट्स या नोटिस भेजने की कंपल्शन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखेंगे कि आज के जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेकिन मैडम राजीव कुमार खुद शिलोंग जाएंगे। तो इनके पास भी था 13 फरवरी तक का। देखिए, स्टे अरेस्ट किस बात का स्टे अरेस्ट पे था, स्टे इन्वेस्टिगेशन पे हो ही नहीं सकता है। जो केस सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कभी उस इन्वेस्टिगेशन पे स्टे नहीं देगी, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ रहा है कि बंगाल में, कैलकाटा में इस केस की इन्वेस्टिगेशन होना मुमकिन नहीं है और इसमें अड़ंगे लगाए जाएंगे। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए राजीव कुमार शिलोंग में ज्वाइन करेंगे सीबीआई को, ना कि सीबीआई अब उठ के बंगाल आएगी। यानी कि इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि बंगाल में इस इन्वेस्टिगेशन को अवरोध किया जा रहा है, रोका जा रहा है और इसको अपने तरीके से घुमाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है मैडम, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं चलूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। अमलेंदु जी, जो प्रज्ञा जी ने बताया इस पूरे मामले का कानूनी पहलू जो आज हुआ, तो ऐसे में किसकी नैतिक जीत हुई, जरा मुझे ये समझा दीजिए और ये भी समझा दीजिए कि कौन शिकारी है, कौन शिकार है और शिकारी खुद यहां शिकार तो नहीं हो गया? नहीं, देखिए, जीते हार तो मुझे लगता है कि दोनों में से किसी की नहीं हुई है। नहीं, दावे तो दोनों कर रहे हैं बड़े बड़े। दोनों जीते हैं जी।
दोनों ही जीते हैं और दोनों ही हारे हैं। सीबीआई इसलिए हारी है, पहले सीबीआई की बात कर लिया है कि वो सीबीआई जो है असल में उसका कोई संवैधानिक स्टेटस नहीं है। वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत है वो, और स्टेट गवर्नमेंट्स की उसको कंसेंट होती है। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही कंसेंट वापस ले ली थी, इसलिए सीबीआई का वहां जाना बनता ही नहीं था। सीबीआई वहां गलत तरीके से गई, नोटिस दिया या नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन उस स्टेट में जाने के लिए सीबीआई को अनुमति चाहिए थी। इसलिए अगर एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आज कहा कि भाई राजीव कुमार शिलोंग जाएंगे, तो अर्थ अगर निकालने हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन अगर अर्थ ही निकालना है और किसी एक पक्ष की तरफ अर्थ निकालना है तो ये है कि ममता दीदी की जीत हो गई कि भाई बंगाल में सीबीआई नहीं घुसेगी इस तरीके से। ये मना ही पहले ही वो कर चुकी थी। हाँ, उनकी हुकूमत पहले इसके लिए मना कर चुकी थी जी। लेकिन दूसरी तरफ ममता दीदी की हार इस मायने में है कि राजीव कुमार जी को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा, जो पिछले 4 संबंध से पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन जो कानून है और जो कानून की प्रक्रिया है उसके लिहाज से किसी भी व्यक्ति को बात सुने बिना आप जो है उसको सजा नहीं दे सकते। तो जब तक कि राजीव कुमार की बात सामने नहीं आ जाती, उनका पक्ष नहीं आया था, भले ही वो 4 नोटिस पे आए, 20 नोटिस पे आए, 30 नोटिस पे आए, कभी भी आए, तब तक आप उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। कल जो सीबीआई ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि वो सबूतों को नष्ट कर रहे थे, यही सीबीआई की दलील थी जी। इसी पे अदालत ने उनको झाड़ लगाई सीबीआई को कि आपके पास सबूत है। तो आज ये बात सीबीआई कोर्ट में ठीक तरह से साबित कर पाई या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। अगर सबूत नष्ट किए जा रहे थे तो फिर सवाल ये कि सीबीआई इतने समय से क्या कर रही थी? सबूत जिस समय उसके पास आई जांच, उसी समय क्यों नहीं सबूत लिए गए? और बिना इंक्वायर किए वो कैसे मालूम पड़ेगा कि सबूत नष्ट हो रहे थे? जी, प्रज्ञा जी कुछ कहना चाह रही, फिर मैं बाकी लोगों के पास। मैं बस एक चीज की क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि जो अभी अमलेंदु जी ने कहा कि सीबीआई की अपनी कोई एंटिटी नहीं है या अपनी कोई सैंक्टिटी नहीं है। सीबीआई एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत वो काम कर रही थी, तो इसमें 2 इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, बट ममता जी का कोई राइट नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रही है तो वो उसको रोके या उसको काम करने से आगे ना बढ़ने। मैं आ रहा हूं सर, आपका व्यू लूंगा सर, लूंगा 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं राजेश कुमार राय जी यासिर साहब आऊंगा। देखिए 13 साल तक एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की है, किसी भारत के राज्य में 13 साल तक इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर की, और आज तक उन्हें रोका नहीं गया सीबीआई को। लेकिन आज पुलिस कमिश्नर की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है और सीबीआई को रोक दिया जाता है। झारखंड ने भी कह दिया, चंद्रबाबू एक ही पहलू पे अंदर ने भी कह दिया, छत्तीसगढ़ ने भी कह दिया। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक है, राजेश कुमार जी के पास चलूंगा सर, आ रहा हूं आप लोगों के पास आ रहा हूं। राजेश कुमार जी साबिक आईपीएस अफसर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेता हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। सियासी बातें तो बहुत है करने के लिए। राजेश कुमार जी, यही आपसे भी जानना मैं चाहूंगा, आज किसकी जीत हुई है? नैतिक तौर पर दोनों दावे कर रहे हैं, और जो कानूनी प्रक्रिया आज हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जीत तो कानून की हुई है जी, और सीबीआई के पास जो भी राइट्स है वो राइट्स सीआरपीसी और जो कानून है, एविडेंस है, उनके तहत है। क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो किसी से पूछताछ कर सकते हैं, किसी से डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। और मैं तो इसके बारे में मैं सोचता रहा, मैंने कहा कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वो सीबीआई के बुलाने पर जाएं और उनको कहा कि शिलांग जाएं न्यूट्रल जगह पे, तो ये किसी भी तरीके से जो कलकत्ता गवर्नमेंट है, जो बंगाल गवर्नमेंट है, उसकी तो नैतिक विजय बिल्कुल नहीं है इस मामले में। ये सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब उनको ये लगा कि जो ये बंगाल है, कलकत्ता जो है, वो न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूँ राजीव कुमार साहब की बात, अगर उनके दृष्टिकोण से देखें तो उनके लिए तो ये ज्यादा बेहतर रहा होता कि कलकत्ता में उनके दफ्तर के पास में या उनके ऑफिस में या उनके घर पे जब सीबीआई बात करना चाह रही थी तो वो ज्यादा होम ग्राउंड पे थे। अब वो शिलांग में अगर जाकर के उनसे पूछताछ होगी तो सीबीआई तो उनसे, अगर वो पूछताछ संतुष्ट नहीं होगी तो सीबीआई तो उनसे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक पूछताछ कर सकती है। हो सकता है जो वो काम
कोलकाता में न कर पाई। लेकिन लेकिन तो लेकिन मैं पश्चिम समझता हूं बंगाल कि की निश्चित रूप से सरकार, वेस्ट CBI बंगाल की सरकार तो अपने इस नजरिए से इसको दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने सीबीआई को अपने आने से रोक दिया और कोर्ट ने भी इसकी तस्दीक कर दी। नहीं, वो इस बात को, भले ही इस बात को कहना चाहें कि हमने सीबीआई को रोका नहीं, उन्होंने सीबीआई को ये मौका दिया कि वो बजाय इसके कि कोलकाता में उनसे पूछताछ करें, उनको लेके कहीं और जाएंगे और वहां जाकर के जितना चाहे पूछे। वहां पर कोई प्रोटेक्शन राजीव कुमार साहब को पूछताछ में नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर उनका प्रेशर बना रहता। उस प्रेशर का जो एडवांटेज था वो उन्होंने इलीगली वहां की पुलिस को लगा करके मारपीट झगड़ा दुनिया भर का अरेस्ट करके वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो अपने हाथ से उन्होंने खो दिया। दिस इज व्हाट आई थिंक। वेरी ट्रू। बहुत अहम बात आपकी तरफ से। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, राजेश कुमार जी आप रहिएगा लाइन पर। यासिर जिलानी साहब, ममता बनर्जी, एक बात तो है, जमीन की लड़ाई में वो बेजोड़ मानी जाती हैं और वो कोशिश करती हैं कि मुद्दा जमीन पर आए। वो साबित भी कई बार कर चुकी हैं अपने आप को कि जब जमीन पर लड़ाई वो लड़ती हैं तो फिर उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने एक कर दिखाया। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, आज भी वो धरने पर है, इस वक्त भी वो धरने पर है, लगातार मोदी हुकूमत को टारगेट पर ले रही हैं और उन्होंने लड़ाई कम से कम मोदी वर्सेस ममता करा दी है। मुद्दे को उन्होंने लपक लिया, ये उनकी एक सियासी काबिलियत मानी जाएगी और आप लोगों को उन्होंने फंसा लिया। मैं यहां पर आपसे पूछूंगा कि शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। देखिए, ये जो उनकी चाल है ना, ये उनके ताबूत की आखिरी किल होगी। उनके राजनीतिक कैरियर की बात कर रहा हूं मैं। आप यकीन करें कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर अपने अराजक अपने आप को डिक्लेयर कर दे और वहां का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो जाए, वहां पे आप जिलों में बात करिए, जो दूसरे जिले हैं, कलकत्ता को छोड़ दीजिए, तमाम जगह पे दंगे की हालात है। लोग घरों से निकल के, जो टीएमसी के गूंस हैं, वो लोगों को और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम आदमियों की पिटाई कर रहे हैं। जो राजनीतिक अभी जो चर्चा चल रही है उसको आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी जमीन बिल्कुल निकल गई है। प्रधानमंत्री की जो रैली थी, उस रैली को आप रैली मत कहिए, वो रैला था। जो भीड़ आई है उससे ममता बनर्जी और उनकी टीम इतनी बौखला गई कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम इसे रोकने के लिए क्या करें। वो तो ये कहते हैं एक षड्यंत्र वो तो ये कहते हैं कि मेरी रैली से प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह बौखला गए और इस तरह की कार्रवाई कराई और उन्होंने बहुत सारे इल्जाम आज लगा दिए। यूपी के सीएम को भी आज उन्होंने टारगेट पर लिया मंच से और एकदम एग्रेसिव तरीके से, जारहाना अंदाज में इस वक्त वो टारगेट कर रही है मरकजी हुकूमत को, सीधे पीएम को, सीधे अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान को। अगर वो इतनी बड़ी लीडर हैं बंगाल में, इतना उनके फॉलोअर्स हैं, तो एक हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिसकी 23 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसके चुने हुए मुख्यमंत्री को 2-2 बार उन्होंने वहां घुसने, साफ मना कर दिया आज, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं? तो आज भी उन्होंने उनके हेलीकॉप्टर की इजाजत नहीं, पीएम की रैली हो गई, योगी आदित्यनाथ की रैली हो गई। बिल्कुल वो गलत कह रही है, राजनीति कर रही है। राजनीति अगर नहीं कर रही हो, ममता बनर्जी राजनीति कर रही, कुछ भी करने के लिए नहीं है। आज कोर्ट ने उन्हें लताड़ दिया, कोर्ट ने आज उनको ऐसा तमाचा मारा है। आप सुबह जो कोर्ट में हुआ है उसकी हालात को समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से वहां पे रंजन गोगोई साहब के सामने हमारे अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी और हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जिस तर्क के साथ अपनी बात को रखी, जो कल से ये लोग ड्रामा कर रहे थे, ये सिर्फ उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये हुआ कि उनको फौरी अरेस्ट करने के लिए उनके जो सबसे बड़े भक्त मैं कहूंगा वो आईपीएस नहीं हो सकते, जो एक मुख्यमंत्री के साथ धरना पे बैठ जाए, वो फिर आदमी मुझे लगता है कि उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। महफिल तो लूट ली ना उनका, जिसके लिए वो धरने पर बैठी थी वो हिरासत में तो नहीं, मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति का बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। इमरान साहब, भारतीय राजनीति का एक काला अध्याय होगा, लोग इसे काला अध्याय के रूप में मानेंगे। अगर आप एक अधिकारी के फेवर में जो भ्रष्टाचार है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम है, और आप बिलीव करेंगे 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, 20 लाख लोगों से, मासूम लोगों से, जिनका जो बेचारे बेहद गरीब हैं, उनके जिन्होंने 1,000-2,000 रुपए जमा करके वहां पे अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उनको लूटा गया है। ये कोई बहुत बड़ी लूट नहीं है, ये गरीबों की लूट है। उस लूट को अगर बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है,
तो आने वाले इलेक्शन में मुझे यकीन है कि बंगाल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। चलिए जिसका मैं डर बात करता और हूं भय आपसे, उनके मैं बात अंदर करता हूं घुसा राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी कैसे देखते हैं जो बात यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं? ये बहुत बड़ा नुकसान है ममता बनर्जी को, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने अपना एक चेहरा, अगर कोई इत्तेहाद होता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें वो बहुत स्ट्रांग चेहरा बनकर उभरी हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बॉल को कैच किया, अपने फेवर में इस पूरे मामले को भुना दिया है। सीधा मुकाबला वो मोदी से कर सकती है, ये उन्होंने मैसेज दे दिया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक बिल्कुल शुद्ध राजनीतिक एजेंडा था। ये कोई कानूनी या तकनीकी कार्रवाई नहीं थी केंद्र सरकार की ओर से। ये मोदी जी के इशारे पे एक राजनीतिक कार्रवाई थी। देखिए धीरे धीरे आप एक बात, देख रहे हैं। सर एक माफी के साथ एक बात कहूंगा, यही बॉल कभी अखिलेश के पाले में भी आई थी, यही बॉल कभी मायावती के पाले में भी आई थी। आप लोग इसको इस तरह से कभी भुना ही नहीं पाए जो ममता बनर्जी ने कर दिखाया। मैं बोल देता हूं, भुनाने के अखिलेश यादव के खिलाफ कोई ना तो जांच है ना कहीं उनका नाम है। ये अभी जो पीछे एक IAS अफसर के छापे पड़े ठिकानों पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसमें अखिलेश यादव से भी पूछताछ हो। तकनीकी तौर पर कहीं नाम अखिलेश यादव का उस जांच में नहीं है। ये क्योंकि झूठ बोलने में माहिर होते हैं, झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तो उसके तहत इन्होंने अपनी कार्रवाई की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो घटना है, देखिए एक एक करके मोदी जी के लगभग 10 सहयोगी साथ छोड़ चुके हैं उनके अलायंस के, और जनता भी उनका साथ छोड़ रही है धीरे धीरे। 3 राज्य वो अभी हारे हैं, बाकी भी आप उपचुनाव में देखा आपने, वो लगातार हारे हैं। अब उन्हें सहारा बचा है CBI, ED और इनकम टैक्स का। अब इनके माध्यम से 2019 का चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता का भरोसा उन्होंने छोड़ दिया है। उन्हें लगता है कि जनता के द्वारा आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो इनकम टैक्स, ED और CBI और प्लस EVM, अब इनके सहारे से चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसा प्रज्ञा जी कह रही थी कि पूछताछ करने के लिए CBI गई, बहुत नॉर्मली तरीके से, उन्होंने बड़े सरल तरीके से कहा। क्या इतना सरल मामला है? संडे के दिन रात के समय 40 अधिकारी एक पुलिस कमिश्नर के घर पे दबिश डालते हैं। 40 अधिकारी, क्या वो पूछताछ करने गए थे? क्या एक नेता ने अभी कुछ महीने पहले बयान दिया था कि भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? बिल्कुल लगता है कि ये पाकिस्तान में होता है, इंडिया में नहीं होता। भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। आपको पूछताछ नहीं करनी थी। आप, नरेंद्र मोदी जी का एक उद्देश्य है कि जो विपक्षी लोग हैं उनके एक एक बार छापे डलवाकर ये जनता में एक भ्रम लेकिन फैला अब दो। तो हमेशा के लिए ये तारीख बन गई यासिर जिलानी साहब, ये तारीख तो बन गई हमेशा के लिए कि CBI वेस्ट बंगाल में गई थी दबिश देने के लिए और पुलिस ने वहां पर उसको हिरासत में ले लिया। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई और ये हमेशा याद रखी जाएगी। अब जो भी इसके पीछे सियासत, तो मैं और आप लोगों से बात करता हूँ। सर मैं आपके जल्दी से अपनी बात ब्रेक लूंगा। क्या जब मुख्यमंत्री थे हमारे वजीर आजम, जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके खिलाफ जब इसी तरह की जांच के लिए उनको कॉल की जाती थी, 9-9 घंटे सामना करते थे, हिम्मत के साथ करते थे। लेकिन आप घबरा गए हैं क्योंकि आपके अंदर जो आपके काली करतूत है वो आपने छुपाया हुआ है, उसको निकाला जाएगा और भारत की जनता तक पहुंचाया जाएगा। आप देखिए, अगर आप सच्चे हैं तो डरिए मत, सड़कों पे आके अपने आप पाप को छुपा नहीं पाएंगे। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे ममता जी हो, सबका यही दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जितने भी लोग जो सच्चाई की और जांच की बात करते हैं, अगर शारदा घोटाले की आपको जांच करनी थी तो शारदा घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं जो शारदा के मालिक ने नाम लिया था, मुकुल रॉय। क्या मुकुल रॉय को CBI ने आज तक अरेस्ट किया? गीता घोष भी और है, उसमें नाम बाबुल सुप्रियो का भी आया था। बाबुल सुप्रियो का भी आया था। इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। राजीव कुमार उसमें कहीं आरोपी नहीं है। ये एस्केप करते हैं सेलेक्ट होके किसी ना किसी एक ऐसी सेलेक्ट होके हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। एक ऐसी चीज को लेके आते हैं आप आरोपी को तो पकड़ नहीं रहे। नहीं, अगर सच्चाई होता जांचकर्ता को तो वो जेल के अंदर होते। आप ये समझिए जो लोग, हाँ, तो अगर बाहर हैं, कुछ सच्चाई जांच चल रही है, लेकिन जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मैं बताऊं, देखिए जेलों बनर्जी की जो बौखलाहट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा है उनके परिवार तक पहुंच रहा है। उनके भतीजे का नाम इस शारदा नारदा केस में शुरू से है। वो अगर राजीव कुमार गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो ये खुलासा हो जाएगा। वो लोग सामने क्यों नहीं आए? अब आएंगे, जगह दी गई है, वहां पे इंट्रोगेशन होगा, वहां पूछताछ होगी और फिर सच का सामना। ठीक है यासिर भाई, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आमिर हैदर जैदी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, CPI के नेशनल स्पोक पर्सन हैं, उनसे मैं बात करूंगा। आमिर हैदर जैदी साहब, आज की कार्रवाई के बाद किसकी जीत के तौर पर आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की, मरकजी हुकूमत की, या फिर TMC की, वेस्ट बंगाल हुकूमत की?
जीत और हार तो आप तलाशिए, लेकिन आपको एक चीज बताता हूं कि ये शारदा घोटाला हो या कोई और घोटाला हो, ये राजनीतिज्ञों द्वारा अंजाम दिए गए घोटाले हैं और इसमें आज तक एक इतिहास रहा है, कोई पॉलिटिशियन पकड़ा नहीं गया। जब भी अगर कोई बलि का बकरा बना है तो कोई सरकारी कर्मचारी बलि का बकरा बना है, बाकी सब किसी भी ले लिए। व्यापम घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला है आप सोच लीजिए। 3 टीएमसी लीडर जेल में। और जितने शारदा घोटाले के नहीं, आरोपी प्रज्ञा जी बता हैं, रही है, उस पर भी जवाब दीजिए। सुन आप लीजिए, 3 वो तुम्हें आ टीएमसी रहा हूं। लीडर जेल में, ऐसा सुन नहीं कि इस लीजिए, मामले में कोई भी एक अंदर नहीं मिनट। हुआ है। शारदा व्यापम मामले में भी लोग हुए हैं अंदर। शारदा आज तक कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, आप बता दें जब फैसला आएगा तब बताएंगे। जेल में जाने का कुछ मतलब नेता जेल में है, कुछ बीजेपी में है। सुन लीजिए, और शारदा घोटाले के जितने नहीं, यासिर भाई आरोपी जवाब मुख्य आरोपी हैं वो बीजेपी के अंदर शामिल है। हाल है, ये पूरा देश जानता है, नाम भी जानते हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब राम रहीम को हरियाणा के अंदर गिरफ्तार सीबीआई ने किया था तो पूरी हरियाणा गवर्नमेंट का चरित्र पूरे देश के सामने था। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसे बताने की दोबारा जरूरत भी नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर जब आशाराम बापू को गिरफ्तार किया था, पूरी बीजेपी सड़कों पर थी, तब कोई चरित्र हनन का उसका नहीं हो रहा था। मसला ये नहीं, ये सीएबी, और सुन लीजिए, ये क्यों अपने सर सेरा ना बांधे, ये जो घोटाला उजागर किया था सेबी ने किया था। और जब हम ये कह रहे थे कि ये ममता बनर्जी की बनाई हुई ड्राइंग मकबूल फिदा हुसैन से महंगी बिक रही थी, तो यही बीजेपी और आरएसएस और मीडिया देश की कुछ मिलके बंगाल के अंदर एक काल्पनिक दुर्गा का नाम बताया जाता है कि तो दुर्गा है, काल्पनिक दुर्गा बनाई। कब बोल दिया? आप इतने सीनियर लीडर हैं। और काल्पनिक दुर्गा, की बात ना सुन लीजिए, करें। मैं आपके बीच में नहीं बोला था नहीं, तो यासिर। आप गलत लोगों की बात सुन ना लीजिए, करें। आप जाके अपने आप पूछ, की बात ना सुन लीजिए, करें। मैं आपके बीच में नहीं बोला था नहीं, तो यासिर। आप गलत लोगों की बात सुन ना लीजिए, करें। आप जाके अपने आप पूछे। अरे कहीं कोई नहीं, हम लोगों ने भी देखा है। आपकी आज सरकार में नवंबर शामिल 2013 का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का अरे ट्वीट यार, देख लीजिए दुर्गा क्या है। कहा सरकार में उसे, शामिल नहीं है। काल्पनिक दुर्गा कहा गया उसे, दुर्गा बनाया गया, काल्पनिक दुर्गा का अवतार उसे गढ़ा गया। उसी जो आरएसएस और बीजेपी मीडिया ने एक और कहना चाहिए काल्पनिक शेर पैदा किया था, तो ये दुर्गा और शेर पे सवार हो गई। मसला ये कि खड्डा खोदने ये वामपंथ के लिए चले थे और आज भी ये वामपंथ के लिए खड्डा खोद रहे हैं। ये साबित आपको इसी करना बात- आप चाहते एक हैं। बात बताइए, सुनिए, कि आप सच एक मिनट बात में कह चुप रहे हैं। बैठा था। जी। नहीं, आप एक चीज बताइए कि वामपंथियों का क्या विचार है? क्या वो विचार बताइए है? ना, वो मैंने बताइए। सर आपका मौकिफ जानने की कोशिश किया था। अब ठीक है, ममता बनर्जी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है लेफ्ट को, ये पश्चिम दो- बंगाल में मैं बहुत सुन लीजिए, नुकसान पहुंचाया है। लेफ्ट को और सारे- अभी आसपास भी आप नहीं ठहर रहे हैं। इमरान भाई- और मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी घुस गई है वहां नहीं, पर। सुन लीजिए, जी। इमरान भाई, लेफ्ट को नुकसान पहुंच जाए, देश को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मसला यह है कि दो फासिस्ट ताकतें हैं। अगर बीजेपी वहां रैली करना चाहती है तो ममता बनर्जी कहती है मेरे राज्य में नहीं आओगे, तो ये फासिज्म नहीं है। मेरे भी आरएसएस से विचारधारा की भिन्नता है, लेकिन रैली करने का अधिकार उन्होंने आज सबको मना है। किया, ऐसा कभी लेकिन नहीं वही कहा। आरएसएस, जी। नहीं, आरएसएस का भी फासिज्म है। आरएसएस के भी खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम का, अखिलेश का, ममता का, बनर्जी का, मायावती का गठजोड़ होता है तो सीबीआई एक्टिव हो जाती है, तुरंत पहुंच जाती है छापे मारने। बिहार के अंदर अगर विपक्ष की मीटिंग होती है तो सीबीआई पहुंच जाती है छापे मारने। रिवर फ्रंट तो घोटाला ये नहीं भी हुआ एक चीज है लखनऊ ना, का। ये अगर देखिए ना, आप केस को दोनों समझने की फासिस्ट कोशिश ताकतें कीजिए। हैं। ममता जितने फासिस्ट है, मोदी उतना ज्यादा फासिस्ट है। ये मुकाबला है हिटलर वर्सेस मुसोलिनी। नहीं तो इस कमाल है। मामले अच्छा, में बोल आप रहे हैं, कहाँ आप आखिर हैं? देखिए, इस मामले ये में आप कहाँ चाइनीज हैं? सोच और का ये मुजाहरा दोनों ये करने फासिस्ट लगे। ताकतें देश ये को आप बर्बाद भारतीय करना राजनीति चाहती के हैं। ताजा की बात मामला जो करें। हुआ है, जैदी साहब, जो ताजा मामला हुआ है उसमें आप कहाँ हैं, ये बताइए। देखिए, दो जांच एजेंसियों को, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसियां हैं, अगर प्रदेश की पुलिस ममता बनर्जी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, उसकी सीमा गिर रही है, गरिमा गिर रही है, तो सीबीआई भी बीजेपी के कार्यकर्ता के ही रूप में काम कर रही है। ठीक है, मैं एक बार राजेश दोनों को आपस राजेश में कुमार लड़ा राय के जी, इल्जाम लगा रहे हैं। राजेश देखिए, कुमार राय जी, ये बेहद गलत क्या- इल्जाम लगा रहे हैं। क्या तो क्या किसने दूर कहा के था तौर ये पर भूल काम गए करेंगे हैं? सीबीआई इस तरीके से कि देश सीबीआई को बचाना होगा, इसी हिंदुस्तान तो की 10 साल रही फासिज्म को यूपीए हटाना सरकार ने होगा। ये फरमान किया था। यासिर जिस साहब, तरीके से किया था दोनों हिंदुस्तान ने फासिस्ट देखा कुमार है। राय जी, लेकिन आपको बोलने के लिए राजेश कुछ कुमार बोलिए, राय जी, कुछ भी बोलिए, इस बट हिंदुस्तान इल्जाम की में जनता कितना देख दम रही है? है।
आने इस वाले इल्जाम में इंतखाब में कितना इसका दम है? बदला लेगी। और बार बार हम ये सुनते हैं मरकजी हुकूमत का तोता बन गई है सीबीआई, और तोते से अब और कुछ ज्यादा लोग कहने लगे हैं, इशारों पर काम करने वाली है, अपने लिए इस्तेमाल करने वाली है। क्या इतना दबाव रहता है राजेश कुमार जी? नहीं, आप देखिए, दबाव माने हो सकता है लोग महसूस करते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। और ये भी मुझे बता दीजिएगा सर, इस मामले में, इस स्पेशल मामले में जितना ये तनाजा हुआ सियासी है, हम समझ रहे हैं, होना क्या चाहिए था अगर ये आराम से हो जाता तो? तरीकाकार क्या होता है आमतौर पर? तरीका ये होना चाहिए था कि जब सीबीआई उनको बुला रही थी, जैसे यहाँ यूपी में हुआ, अभी खनन घोटाले में जांच हो रही है, सीबीआई कर रही है कोर्ट के आदेश से, और उन्होंने जो है वहाँ पे आईएएस ऑफिसर हैं चंचला जी, उनको बुलाया, एक डेट पे नहीं आ पाई, दूसरी डेट पे अपने वकील के साथ सारे कागजात लेके गई और उनसे पूछताछ हुई, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। अगर राजीव कुमार जी को बुला रहे थे तो उनको जाना चाहिए था, एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 4 बार बुलाया, नहीं बुलाया तो फिर वो इस स्थिति पहुंचे। एक बात। दूसरी बात की प्रेशर होता कि नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ये बात सही है अपनी जगह पे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक विधायक जी थे, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए और सरकार ने बहुत देर करके सीबीआई को जांच दी, और सीबीआई ने सारी जांच करके उनके पूरे कुनबे को जेल में डाल रखा है। अब आप ये अगर कहें कि नहीं, केवल जो है वो विपक्ष को वो निशाना बना रहे हैं, तो सीबीआई की जहां तक जांच की बात है तो उन्होंने कुलदीप सेंगर को भी जेल में भेज रखा है। तो सीबीआई अपना निष्पक्ष। और अच्छा, मैं दूसरी चीज एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ आपके माध्यम से, आज हिंदुस्तान की, आपने किसी ने कहा था कि ये कोई पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नहीं हुआ है सर। जांच एजेंसियों के ऊपर, जांच एजेंसियों के ऊपर सत्ता सरकार का प्रेशर होता है या नहीं होता, ये इस देश का झूठे से झूठा आदमी बोल सकता है कि जी हाँ होता है। सारी जांच एजेंसियों पे सरकार का प्रेशर होता है, चाहे वो सीबीआई हो, आरबीआई हो या कोई भी हो, सब पे होता है। आप पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की पूरे विश्व में यही स्थिति बन रही है कि यहाँ से जाकर के दुबई से उठा ला रहे हैं लोगों को जो मुलजिम है, यहाँ से जाके साउथ अफ्रीका से रवि पुजारी को। अरे कहाँ से उठा लाया? तो ये बताओ कि जांच एजेंसियों पे सरकार का, नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, सरकार का वो होता नहीं होता, दबाव होता आप समझ रहे हैं, है, और ये दबाव होता है। देश का झूठे से झूठा आदमी बोल सकता है इस बात को कि जी हाँ दबाव तो होता है। हालात तो बहुत अच्छे हैं। फिर अमलेंदु जी, हालात तो बहुत अच्छे हैं, हमारी एजेंसियां इतने फ्री होकर काम कर रही हैं, दुनिया से कहीं से भी सीबीआई उठा का करके रिकॉर्ड लेकर आ ले रही लीजिए, हैं। सीबीआई ने ये बात है, साबिक अफसर कह रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने काम किया है, जिनको समझ में आता है कि दबाव क्या होता है, 2% भी नहीं है, और वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भले ही लगता है दूसरों को कि दबाव होता है, वो ये नहीं कहेंगे कि दबाव होता है, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि सियासी दबाव होता है, हम तमाम लोग जानते हैं। लेकिन अगर ऐसी आदर्श परिस्थिति है तो बहुत अच्छी बात है अमलेंदु जी। फिर तो जब हमको सऊदी अरेबिया हमको सपोर्ट कर सकता है, अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई क्या कहते हैं उस तरह का घोटाला हुआ है, हमको साउथ अफ्रीका हमको सपोर्ट कर सकता है, तो अपने अच्छा, अगर मान लीजिए लोग, जैसे मैं अभी बातें सुन रहा था कि वहां से जनमत खो रहे हैं, वहां से बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, बांग्लादेश उसके लिए क्या कहते हैं टीएमसी के लिए बहुत कुछ है, अगर सब कुछ है, डर काहे का? जो राजीव कुमार जी ने बात नहीं किया, डर किस बात का? अगर जनमत आपके पक्ष में है, सब कुछ आपके पक्ष में है, नुकसान जो है वो कुछ पक्ष में तो अन्याय हो जाना था। नहीं, आप अन्याय कहाँ हो रहा है? आप जांच अधिकारी हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? ये राय साहब का वक्तव्य जो है, अमलेंदु जी ठीक है, राय साहब का वक्तव्य एक ऐसे अधिकारी को बलि का बकरा बना दे जो पहले उसका जांच अधिकारी था। आप किसी केस की जांच कर रहे हो और बाद में उसे ये कौन सा अन्याय? तो आपने उनकी बात को भी भाई पॉलिटिकल साहब बता रहे हैं। देखिए, जिलानी साहब कमाल है। जिलानी सवाल साहब है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के ही एक डीवाईएसपी का मुकदमा पड़ा हुआ है, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। सीबीआई के तो बड़े अफसर आमने सामने बाकायदा लड़े, आधी रात में सरकार ने डायरेक्टर मुअत्तल किया, हटा दिया अपनी सीट पे से, सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस भेजा। तो ये सब झगड़े क्यों सामने आ रहे हैं? दिल्ली के अंदर सीबीआई दफ्तर को क्यों छानने में बनेगा? बताइए, पूरी दिल्ली पुलिस को कौन सा प्रूफ मिटाए गए ये बताएंगे कि नहीं गवर्नमेंट? राजीव कुमार से पूछताछ के लिए टीम की तश्कील हो गई है। वजारत दाखिला ने तश्कील दी है टीम। सीबीआई के 4 से 5 अफसर इसमें शामिल हैं। तथागत वर्धन करेंगे टीम की क़यादत। राजीव कुमार पर कार्रवाई हो, वजारत दाखिला का ये कहना है। तो एक टीम की तश्कील की गई है राजीव कुमार से पूछताछ के लिए। टीम की तश्कील वजारत दाखिला ने दी है और टीम सीबीआई के
4 से 5 अफसरान को मिलाकर के बनाई गई है। तथागत वर्धन इसकी क़यादत करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे और शिलांग में होगी पूछताछ। मैं आपसे ये दिखाते हुए ये भी जानना चाहूंगा राजकुमार भाटी जी, जो आप कह रहे हैं कि कितना सपोर्ट करें, ऐसा क्यों सपोर्ट करें, तो फिर जब आपको ऐसा लगता है दाढ़ी में तिनका है, इसका मतलब तो कोई खौफ है, कोई डर है, जो बात यहां पर मोटे तौर पर निकल कर आ रही है। इमरान भाई, आप पूरे देश पे नजर दौड़ा के देखिए, जो राजनीतिक लोग मोदी जी के खिलाफ हैं, सबके पीछे सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स में से कोई एक संस्था लगी हुई है। अगर ये इतने ईमानदार हैं, ईमानदारी से देश को चलाना चाहते हैं, जैसा कि परसेप्शन परोस रहे हैं, तो इन्होंने लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की? ये अगर ईमानदार हैं, ये करते थे पारदर्शिता की बात कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता लेकर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सिस्टम लेकर आए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में ना तो किसने चंदा दिया ये पता चलेगा, ना किसको दिया ये पता चलेगा, और उसमें 90% चंदा एडीआर की रिपोर्ट है, 90% चंदा बीजेपी को मिला है। तो ये अपने तो 2 नंबर के काम करेंगे। अमित शाह के बेटे जय शाह 1 साल में के अंदर 50,000 रुपए का 80 करोड़ बना लेते हैं, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं है? अगर ये ईमानदार हैं, ये केवल विपक्षी लोग ही बेईमान हैं ये। और फिर ये सीबीआई चुनाव के समय क्यों एक्टिव हुई है इतनी ज्यादा आके? उनके मामले गिना करके आपके मामले कमजोर थोड़ी ना हो जाते हैं। मैं कहूं कि समाजवादी नहीं, पार्टी हमारे की कतई जो कमजोर पार्टी नहीं है। चला रहे हैं, उनके अभी घर ये के जिलानी लोग जी कह रहे 10 थे, करोड़ के कार में लखनऊ जैसे शहर में घूमते हैं, आखिर उनका सोर्स ऑफ इनकम आप बता दीजिए कि क्या है? वो फरारी लेके घूमते हैं, वो रिवर फ्रंट के घोटाले के पैसे अपने फार्म हाउसेस बनाते हैं, अपनी कोठियां बनाते हैं। आप उस वक्त आपकी सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। अपने गिरबान में झांकिए, अपने गिरबान में झांकिए, दूसरा पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकिए। अगर ईमानदारी की बात करना चाहते हो तो थोड़े बहुत ईमानदार होकर दिखाओ। समाजवाद खुद तैयार तो कर भ्रष्ट रही है, बेईमानी करोगे, बदलेगी। 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करोगे, लोगों को लूटोगे के पास और ईमानदारी के भाषण दोगे कि इसका अंदाजा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी कार है, मॉल्स है, कोठी है, बड़े बड़े जितने मार्केट है उनकी हिस्सेदारी है। आप बताइए कि ये सोर्स ऑफ इनकम कहां से आया? कौन सा वो बिजनेस चला रहे हैं? कौन सी फैक्ट्री चल रही है समाजवादी पार्टी की? आप अगर जैसा भी सवाल करते हैं तो अपने गिरबान में झांक के जरूर देखिए एक बार। आपको नंबर मिल गया एक बात वहां से कही स्टेज से कि उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेच करके, इमरान भाई अपनी पेंटिंग्स बेच करके अपनी पार्टी के लिए मुझे 5 सेकंड दे केवल। सर मैं आ रहा हूं आपके पास 5 सेकंड केवल। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, वो तो आप पूरी सफाई दे दीजिए। जैसे पैसे ईमानदार है, उन्होंने जैसा कहा कि वो ईमानदार हैं, तो वो घबरा क्यों रही है? एक भ्रष्टाचार में लिप्त एक अधिकारी जो जिसका डायरेक्ट कनेक्शन भारत सरकार से होता है, वो क्योंकि उस राज्य में वहां पे है, इसलिए आप उसका सपोर्ट करने रात में उसके घर पहुंच जाएंगे। ये कौन सा संविधान या किस कानून के किताब में ये लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। और कब ऐसा कभी हुआ? कब ऐसा हुआ? मैं हमारे बड़े सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, मैं उनको 1978 के बंगाल में लेके जाना चाहता हूँ। जरा 1978 से 89 तक का इतिहास बताइए, बंगाल में किस तरह की राजनीति थी, कितना चरम सीमा पे वहां पे गुंडागर्दी थी, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार था, और उसके बाद भी चीजें कभी नहीं बदली। वही परंपरा ममता बनर्जी आगे बढ़ा रही चल रही है और नैतिकता और ईमानदारी पर दोनों, तीनों, चारों सभी सियासी जमातें एक दूसरे के कान खोलना शुरू कर देती हैं। प्रज्ञा जी ये बताइए, जब स्टेट कह रहे हैं, हाँ सर जल्दी से आप कहिए, फिर मैं प्रज्ञा जी। देखिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार ने देश के लोकतंत्र के मांस को नोच के खा चुके हैं। हड्डियों का ढांचा बचा है और देश की आवाम को चाहिए उस हड्डियों के ढांचे को बचाए। भ्रष्टाचार की बात होती है तो जन लोकपाल पे जो अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे रामलीला ग्राउंड में, 5 साल से वो नजर नहीं आता जन लोकपाल का। काले धन पे अभी कल रिपोर्ट आई है, क्या समझिए? काले धन पे अभी कल, एक मिनट, काले धन पे कल रिपोर्ट आई है, अपने लीडर से काले धन पे कल रिपोर्ट आई है। बदनवानी के मंत्रालय कहता है कि हम नाम उजागर नहीं करेंगे, हम इसे गोपनीय रखेंगे। आप उस ढांचे की बात कर रहे हैं। काले धन पे कल भारत के ऊपर प्रहार है। हमारा भारत बिल्कुल समृद्ध। अरे यार, तुम्हारा तो हर चीज का प्रहार है, सारे भ्रष्टाचार तुम्हारे 900 में खा के बिल्ली है इसको चलिए। आप बता रहे हैं प्रहार है, सब सीख लिया है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का भारत है। ठीक है सर, ठीक नहीं, ये आपका जो आपने परसेप्शन बनाए रखा ना, इनके पिताजी का भारत है, बाकी लोग सब किसी का भारत नहीं है। ये कोई चुनाव एक ऐसे आदमी ठीक है, है वो जो आप लोगों ने ईमानदार है, क्या ईमानदार है? ठीक है,
विश्वास नहीं आ रहा है, ठीक है। लोगों के अरे तो ममता भ्रष्टाचार बनर्जी को ने- उजागर अरे किया जा रहा है। सुनिए, लोगों कल को वित्त जेल मंत्रालय भेजा जा के रहा है। अंदर एक रिपोर्ट आई है काले धन के ऊपर, क्यों काले धन आप उजागर नहीं करेंगे, गोपनीय रखेंगे। आपका ये जो कितनी मुंबई दाल वाला काली राष्ट्रवाद है ना, है, सारी दाल जिसकी काली पोलाज है ममता या बनर्जी खोल कितनी रही काली थी। कोई ममता बनर्जी ये आपके वो काम आपके किया है कि भ्रष्टाचार, मॉब लिंचिंग भी यही हो रही है, मॉब लिंचिंग भी यही हो रही है, मॉब लिंचिंग भी यही हो रही है, चुनाव भीड़ लड़के का इंसाफ भी यहाँ पर हो रहा है। तो आगे निकल जाएगा। सुनिए, वो भाषण देने से नहीं, एक- उनके एक- मुंह पे एक- आज तमाचा नहीं, मारा है नहीं, नहीं। 1.25 अरब भारत के अक़लियतों लोगों ने, को निशाना भारत के बनाया जा रहा है। संविधान ने, इसका भारत भी के जिक्र कर कानून दिया ने, कीजिए फिर। जिस तरीके इसका से भी जिक्र कर दिया कीजिए। भ्रष्टाचारी इतना भी ऑफिसर को समृद्ध नहीं बचाने है। की कोशिश नहीं, नहीं, करी है। नहीं, इतनी सुप्रीम भी कोर्ट खुशहाली ने नहीं है। कह दिया कि आपको यासिर कोर्ट में जिलानी शामिल साहब, होना होगा सुनिए और आप, आपके यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी एक साहब, छोटे सवाल के जवाब दे आपका ये दीजिए। जो राष्ट्रवाद है ना, जी। ममता बनर्जी ने इस पर भी आज बताया कि किस तरह से इसी दौर में मॉब लिंचिंग, भीड़ का इंसाफ, अक़लियतों को निशाना बनाया जाना, ये भी हो रही है। इतनी बड़ी खुशहाली नहीं है, इतनी बड़ी खुशहाली नहीं है, कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है दुनिया को। कानून की बात को मानते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होगी। आप नहीं, मैं मान नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, जो भाषण आप दे रहे हैं, देखना जो होगा आप कि भाषण यहाँ पर दे रहे हैं, भारत के लोगों के लिए क्या मैसेज देते हैं, एक छोटा किस सवाल तरीके से पूछना है, सत्ता ठीक है, का अमलेंदु जी को आगाज सुन लीजिए, बात अमलेंदु जी करते को सुन हम लीजिए। तो एक सर युधिष्ठिर सत्य है, बाकी अश्वत्थामा सर, मारा एक- गया। सुनिए, एक सर, अगर कोई यासिर है साहब भारत में, सुनिए वो ना, है नरेंद्र मोदी। यासिर साहब सुनिए, अरे भैया, जी ठीक है, सलाम, वही है। सुनिए ना, जी अश्वत्थामा सलाम का मारा जो गया। एक मिनट सर, जी सलाम का जो दर्शक है ना, वो बहुत ठहरी हुई बहस चाहता है। एक एक करके हम बात रखें तो वो समझना चाहते हैं और बड़े ध्यान से आपके देखते हैं। पड़ोसी आप लोगों से चुप बड़ी नहीं गुजारिश है होंगे, सर कि आप लोग थोड़ा सा एक एक करके बोले। ठीक है अमलेंदु जी, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत छोटा सा, मामूली सा, कि अगर सीबीआई से जांच के सामने वो जांच हो जाती है राजीव कुमार जी की, और उसके बाद भी सीबीआई गिरफ्तारी नहीं करती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब आप किसे भ्रष्टाचारी कहेंगे? नहीं तो आप ये क्यों नहीं, आप मुझे बता दी ना। ये आप क्यों फिर मान के बोलना चल रहे हैं शुरू। कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे? यस, अगर मैं आप भ्रष्टाचार में आप involve होंगे तो गिरफ्तार मैं किए आपके मुझसे जाएंगे। मैं आपके मुझसे यही गिरफ्तार किए जाएंगे। नहीं, मैं ये कैसे मैं यही कहना आप- चाहता था। हाँ, मैं यही बिल्कुल, अगर वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं तो वो भागे क्यों? कल जब ऑफिसर गए थे क्यों तो उनके सवाल नहीं। ऑफिसरों ने ये पुलिस का काम है, राज्य की पुलिस की, आप सीबीआई के अफसरों के साथ मैन हैंडल करें, उनके कॉलर 40 लोगों को, उन्हें गंदी 40 गंदी लोगों गालियां को, दें, 40 लोगों उन्हें का कहें पूरा कि हुजूम आप लेकर जा रहा है। सुनिए, ये जिस तरह सीबीआई की का काम है। language का इस्तेमाल सुनिए हुआ है, साहब, अमलेंदु जी, यासिर मैं जिलानी आपसे साहब, मैं ये आपसे सीबीआई का काम है। उम्मीद इतनी बड़ी नहीं तादाद करूंगा में कि लोगों आप को मुझे भी लोगों को लेकर जाना। ये वहाँ की पुलिस ने बहुत कम किया, वो डकैती का मुकदमा भी कायम कर सकती थी। अब बताइए, जब आप इस तरह से चूंकि support बिना परमिशन के करेंगे गए तो थे, बिना परमिशन के अरे गए नहीं, थे। आप क्या आपको पता है कानून सुप्रीम में कोर्ट की राजनीति है। मॉनिटरिंग के तहत नहीं गए पता है। थे, क्या सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं चल मानते? एक बार मैं इस बात पर प्रज्ञा जी के पास से कर रहा हूं। एक पॉइंट पे वो सही है, उस पर बात नहीं है। अमलेंदु जी एक मिनट, प्रज्ञा जी, ये जो बात हो रही है कानूनी पहलुओं की, इस तरह से जब रियासत मना कर चुकी है कि हमें सीबीआई नहीं चाहिए, इस तरह से जाना घुसना, एक तरह से जो कि रियासत का कहना था कि घुसे आप, इतने तादाद में लेकर घुसे, आधी रात को घुसे, कानून इसके लिए क्या कहता है ये तो मुझे समझा दीजिए जरा सा एक बार फिर से। देखिए इमरान जी, पहली चीज, अभी जैदी साहब की भी बात सुन रही थी, एक तरफ वो सेबी की तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ सीबीआई की बुराई कर रहे थे। दोनों ही सेंट्रल एजेंसीज हैं, दोनों ही सेंट्रल बॉडीज हैं, और जो सीबीआई है इस पर्टिकुलर केस में कोई गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे ये केस फाइल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं जिसके डायरेक्शंस के अंदर ये केस चल रहा है। आप ये निष्पक्षता से investigation बताइएगा, चल रही है। कानूनी तौर पर मर्यादा का दूसरी उल्लंघन चीज- किसने किया, बिल्कुल, दूसरी खिलाफ चीज- वर्जी किसने किया, दूसरी चीज, अपनी हमारे सरहद- देश जी। में फेडरल स्ट्रक्चर है और उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, बट हमारी स्टेट गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अंडर हो रही थी, जिस वजह से सीबीआई को किसी वारंट और किसी नोटिस की जरूरत नहीं थी इन्वेस्टिगेशन पे जाने से पहले। तो जीता कौन? तीसरी चीज, आज जीता कौन फिर ये भी मुझे बता दीजिए। ऑब्वियसली सीबीआई जीती, कानून जीता। यहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तीसरी अब चीज की कोई राजकुमार भाटी नंबर्स जी, आप के अपनी फाइल बात नहीं कीजिए। होते यासिर भाई आऊंगा। हैं कि 40 लोग यासिर भाई नहीं आऊंगा जा आपके सकते हैं पास। किसी से यासिर साहब पूछताछ आऊंगा। करने। राजकुमार भाटी जी को सीबीआई को सुन ले। पहले से आप जवाब एप्रीहेंशन दीजिएगा थी ना, आप जवाब कि क्योंकि उनको धमकाया गया था कि उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए वो 40 लोग पहुंचे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे ऑफिसर्स को आपने सवाल एप्रीहेंशन पूछा, होती है उसका कि जवाब उनको प्रज्ञा इन्वेस्टिगेशन भूषण जी ने नहीं नहीं करने दिया। दिया जाएगा, आप दे दीजिए। वहाँ पे चलिए, आप दे जाते हैं दीजिए। ज्यादा आपको लोग। क्या लगता है? तो इसमें प्रज्ञा ऐसे कोई भूषण जी नंबर्स सुप्रीम डिफाइन कोर्ट नहीं के है कि 40 एडवोकेट लोग हैं। जाएंगे तो प्रज्ञा जी। इन्वेस्टिगेशन अलाउड नहीं होगी। प्रज्ञा जी आपसे प्रज्ञा जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें जानकारी ना हो, लेकिन वो जानबूझ के छिपा गई होंगी उस बात को। जो आपने पूछा उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। कैसे? जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके तहत सीबीआई का गठन हुआ है। सीबीआई नाम नहीं है उस एक्ट में, उस एक्ट में दिल्ली स्पेशल पुलिस है। उस एक्ट की धारा 5 कहती है कि सीबीआई कहीं भी देश में जाकर जांच कर सकती है, लेकिन धारा 6 कहती है कि
कि उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। वो नहीं तो बिना राज्य सरकार की अनुमति के तो राज्य सीबीआई सरकार किसी की भी राज्य में अनुमति की जरूरत घुस नहीं सकती। नहीं है। दूसरी बात सुना है प्रज्ञा जी, दूसरी बात, हमारा संविधान साफ साफ सभी विषयों को उसका विभाजन करता है। हमारी एक केंद्रीय सूची है, एक राज्य सूची है, एक संयुक्त सूची है। ये जो कानून व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है, इसमें केंद्र हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं सर, ये सब संवैधानिक है, जो हो रहा है ये संवैधानिक हो रहा है और राजनीतिक उद्देश्य से हो रहा है। ऊपर तो सुप्रीम और कोर्ट विरोधियों को बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केवल उस घोटाले की जांच करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, प्रज्ञा जी सुन लें, 2 वाक्य और सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 40 अधिकारी एक सिटिंग पुलिस कमिश्नर को घर में बेइज्जत करने पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर जांच का आदेश दिया है तो कायदे कानून के तहत जांच करें। अगर उन्हें नहीं तो फिर सीएम को अधिकारी के समर्थन में धरना लगाने की और सीएम के साथ अधिकारी को धरने में बैठना, ये कौन सी मर्यादा थी? मैं बता दूं, जब ये कहे कि जी कमिश्नर ऑफ पुलिस है बीजेपी की रैलियों को परमिशन नहीं देखता, इसे हम देख लेंगे, ये प्रधानमंत्री की मर्यादा है। नहीं कहा ऐसा, नहीं कहा कभी ऐसा। अमित शाह ने कहा है, आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं, फिर नाम लेके कहा है, आप नहीं नहीं कोलकाता रैली ने कहा है, नहीं। कमाल की बात कर दी। कहाँ कहा है? केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। आप नोट कीजिए कहाँ कहा। मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए, आपको सुन लीजिए, आज कंगन कुमार से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, ये एक क्लिप है, ये नहीं मेरे ये पढ़ा, ये बीजेपी सुन लीजिए, वास्तव यूनिवर्सिटी नहीं होती, ये से दिखाओ, ये लो, हर चीज इसे देखो, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या कहा, बीजेपी आप बता दीजिए कहाँ कहा, सरकारी क्या कहा। एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग करती है ये दिखाया जा रहा है। देखिए, ये कहीं उत्तर से प्रदेश कहीं के को जोड़ पुलिस दिया जाता है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गालियां दिलवाई जा रही है। ये पुलिस का चरित्र है, ये एजेंसियों का चरित्र है, ये बीजेपी के एरिया, बीजेपी जिस जगह भी जाती है एजेंसियों का चरित्र हनन कर देती है। इसे दिखाया कैमरे को जूम करके दिखाओ, पता चलेगा कि बीजेपी का चरित्र क्या है। यासिर साहब जवाब दीजिए, एक फिर आप- भूतपूर्व मुख्यमंत्री को गालियां देते हुए नजर आते ठीक है सर, सर यही का चरित्र है। आपकी बात पूरी आई सर, आपकी बात ठीक है। यासिर साहब, राजकुमार जी और जैदी साहब जो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं ये सीएम देखो, जाएंगी अधिकारी के सपोर्ट में। मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, सुने नहीं, इस तरह की बातें नहीं, ठीक है। कमाल की बात है, ये हैदर साहब, बीजेपी का चरित्र है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये वास्तव यूनिवर्सिटी नहीं है, 100 से ज्यादा मुल्कों में इस वक्त 50 सत्ता वीडियो ही है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर की, और वो ऐसे लेकिन कुछ मैं दिखा नहीं है। सकता। नहीं, ये योगी इस वक्त पुलिस का हिंदुस्तान आपका ही- चरित्र एक है बात कि आप जहां जाके आपने सरकारी संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, उसे आरएसएस में बना दिया। वो कहना चाहिए दलित विरोधी है। जैदी साहब सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान ही अच्छी बात है, नहीं, विरोध ये करिए, जी सलाम के विचारधारा की जरिए विरोध हिंदुस्तान ही नहीं सर, 60 से भी ज्यादा मुल्कों में इस वक्त देख रहे हैं लोग, हिंदुस्तान नजाद लोग देख रहे हैं। राजकुमार यहाँ से जी मैसेज का सही जानी चाहिए, फर्जी बातें नहीं जानी चाहिए, राजकुमार ऑथेंटिक जी की बातें बात जानी चाहिए। करें। जी आप अपनी बात देखिए, वो धारा 5 और राजकुमार जी की बात का धारा जवाब 5 और 6 की बात उसमें कह रहे थे, उसमें उन्होंने एक चीज और जोड़ना चाहिए था कि सीबीआई जो संगठित अपराध होता है, जो आर्थिक अपराध होता है, उसके लिए हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी राज्य में जिससे कंसेंट होता है, सुन लीजिए मन की बात है, मन की बात नहीं है, आपने क्या पढ़ा है ना, आपने लॉ तो नहीं करी है, आपने लॉ करी नहीं है, आप एक बार जाके पढ़ के देख लीजिए। अरे और कोई बात कॉलेज है, मैं पढ़ के ही बता रहा हूं। ये लॉ बना के निकालते हैं वकील है वो पहले से। तर्क मत दीजिए, आप सच्चाई समझ कहाँ पे रहे हैं? यही लॉ समझने की कॉलेज कोशिश कीजिए। आप अपने दोनों मन की लोग बात खड़े को हो गए। कानून कह के पेश बता कर देना, चलो सुन लीजिए, ये आपके सुन पूरा लीजिए, लॉ कॉलेज सुन है। लीजिए, आप सुन तुम एक लीजिए, वकील की बात अरे कर रहे हो, सुन लीजिए, पैदा आप करते सुन हैं। लीजिए, आपको थोड़ी कहा मैंने राजकुमार भाटी की जवाब दे। नहीं, जवाब तो बता रहा हूं। भाटी की जवाब दे। दीजिए ना, आप सुन लीजिए, देखिए इन्होंने ये बात तो कह दी। आप सोचिए कि जब ये नौबत क्यों आई बंगाल के अंदर, क्या ममता बनर्जी, क्या भाजपा ने वहां पे ये केस सीबीआई में लेके गए थे? जरा उस इतिहास में चले जाइए। 2013 में कौन लेके गया था सीबीआई के पास? कौन ले गया? अरे मैं आ रहा हूं, ओरिजिनल विषय पे आ रहा हूं। हन्नान साहब कौन थे? जो हन्नान साहब कौन थे ये बताइए, जो ये पूरे केस को सीबीआई तक ले गए? सीबीआई के पास किसने भेजा? किसकी सरकार थी सेंट्रल में? और कौन लोग इन्वॉल्व हैं 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले में, भ्रष्टाचार में, मासूम लोगों के? क्या बात कर रहे हैं?
कर रहे हैं वो आप? सब बीजेपी में है, TM सब बीजेपी में भी है सर। बीजेपी में कमाल कर रहे हैं, बीजेपी में कमाल भी है। कर रहे हैं। सब बीजेपी में TMC मैं नाम गिनवा दूं? बनर्जी ने किया अरे यासिर साहब वो तो बीजेपी में भी बीजेपी क्या बीजेपी में कुछ जेल में है या कुछ बीजेपी में भी है। बनर्जी ने शुरुआत की थी। सुन लीजिए, सुन लीजिए। ममता तो तुम्हारे बस लिए ये दुर्गा फर्क का है अवतार यासिर थी। साहब, नहीं, कोई- भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया वो साफ है। आप दोनों ये वो साबित साफ करना हो। चाहते और हैं इसलिए कि भारतीय देश जनता के पार्टी में अंदर लोग बस आ दो रहे ही हैं है, क्या? नहीं, नहीं, ममता और नहीं, मोदी। नहीं। लेकिन ये- गलत ये- गलत मोदी पूरा जी के विपक्ष है, आसपास ये भी नहीं है RSS ममता की बनर्जी। जुड़ी है। ठीक है, नहीं, राजनीति सवाल करे, सीधा ठीक है, सीधा राजनीति करे। कांग्रेस आप की बात नहीं, करें, आप मेरी बात को सुनने की बीजेपी कोशिश में नहीं कर क्यों रहे। जाता है? राजकुमार किसी भाटी और जी के पार्टी में प्रवक्ता क्यों नहीं बन गए, जाता? जैदी साहब, मैं उनसे RSS सवाल के कर रहा घर से था, पैदा आप हुई बीच है में आ ममता गए। बनर्जी। आप देखिए, भ्रष्टाचार मुझे की जब बताइए, जब पोल खोली ममता जाएगी, बनर्जी से हिंदुस्तान में पार्टी से इसी तरह की नाराज आवाज होकर आएगी नेता सामने। ठीक है। इसी तरह बीजेपी के में क्यों जाता है? लोग जज्बात में लोगों को हिंदुस्तान जज्बाती की दो करने की कोशिश पार्टियां करेंगे, हैं लेकिन जिनसे हिंदुस्तान के नाराज सवा होकर अरब नेता लोग बीजेपी में मुकुल जाते हैं। रॉय समझदार आरोपी हैं, है या नहीं? पार्टी- और वो भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं? की भाई, ममता हाथ अब ये वो दो आप पार्टी RSS से 2019 का पैदा की इंतजार करिए, पार्टियां हैं, चुनाव जो आ देश को रहा गुमराह कर है, रही हैं। बंगाल में हम 30 सीटें जीत रहे हैं। आप मुझे जो बताइए, आप मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं? 30 आपके सीटें बंगाल जीतने में को भारतीय अरे सियासी जनता बातें तो पार्टी ठीक जीत है, वो तो रही ममता बनर्जी भी आपको दावा मैं कर बता रही है। दूं, वो तो 30 ममता सीटें। बनर्जी भी इनकी दावा कर प्रॉब्लम रही ये है। है कि देश जाए बाहर में, जिससे अलग से घबरा के जीते। ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं तो एक प्रोब है, एक जांच है। आप आइए ना, कौन आपको क्या कर रहा है? वो जो हिंदुस्तान तुम्हारे के यहाँ कानून पे बैठे हैं, यकीन है तो राजीव राय उनकी परसों क्यों नहीं सामने आ होती? जाते और देखिए, नहीं, राजीव इस पे राय तो सवाल नहीं मुख्य आरोपी उठाएंगे हैं। कि मुख्यमंत्री के साथ एक भारतीय संविधान, भारतीय कानून के ऊपर शपथ लेके जो आईपीएस बनता है, जो ये कहता है कि मैं किसी का नहीं हूं, जो मुझे काम संघ, जो भारतीय संघ जिसको हम कहते हैं, वो देगा वो मैं करूंगा, शपथ लेते हैं। उसके बाद एक मुख्यमंत्री के साथ भाई, धरना पे इनके बैठ जाते हैं। पीछे ये कराया कौन करो सी इमरान राजनीति साहब। है? कौन सी राजनीति जैदी ठीक है। साहब आप लोग करा रहे हैं भारत के नहीं, अंदर? ये पीछे ये आजाद अमलेंदु जी, भारत के अमलेंदु जी, आजाद ठीक है यासिर भारत साहब, में ठीक पहली है बार यासिर बोलने की साहब, बात हुई है। ठीक है, ये knowledge कलंक कुछ नहीं लगा है है। भारत ठीक है, को। होगा। ज्ञानी से दुनिया ज्ञानी में भी लगे तो लोग- ज्ञान पैदा हो। दुनिया में भी और लोग जाहिल से मौका जाहिल दीजिएंगे को आप। लफड़ा औरों को भी मत मौका लाओ। दीजिए। आपने अब अपनी इस बात तरह रख से दी, बहस आपने नहीं अपनी करते। पार्टी का मौकिफ रख दिया। देखिए, एक अमलेंदु ये है जी, कि जी। अधिकारियों के धरने पे बैठने की जो बात है वो आज नई नहीं है। मैं आपको 80 के दशक की बात बताता हूँ, जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, लखनऊ में धर्म सिंह रावत IAS हुआ करते थे, जहां तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, वो धरने पे बैठे थे कई बार। बहुत पुरानी बात हो गई। इसी CBI पे छत्तीसगढ़ में हमले हुए जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। तो CBI भी हमले भी कोई नई बात नहीं है, ये भी पुरानी चीजें हैं ना। आपकी ही सरकार थी तो हुए थे। जिस आप घोटाले की बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 8 नवंबर सन 2013 का ट्वीट ममता जी के समर्थन में, जब इस सब पे बहस चल रही थी। तो इसलिए ठीक है। और दूसरी बात जो जयदी साहब कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये असल में एक तरीके से नूरा कुश्ती है दोनों की। कभी कभी हमें भी सही बोल दिया, हम आपको सही बोल रहे हैं। हम तो कहीं ना आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, हम तो कहीं ना आप सही बोल रहे हैं। आपके मुताबिक नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती नूरा है। कुश्ती है, नूरा कुश्ती है, लेकिन नूरा लेकिन कुश्ती जी, है। ये दिखाने के लिए कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बस ठीक कहना है, चाहिए मोदी ठीक के है। नूरा खिलाफ कुश्ती अगर है कोई तो विपक्ष कौन है, इसका तो फायदा ले ममता जाता है। है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये देखिए, देखना फायदा दिलचस्प होगा। क्योंकि दोनों RSS का कब्जा जी, है। दोनों को फायदा है, दोनों आम दोनों आदमी को फायदा है। पार्टी- और आज इसलिए दोनों इस नहीं, बात पर आम क्रेडिट आदमी लेने की पार्टी पूरी और तैयारी ममता है। बनर्जी की इसलिए हमने पार्टी आज से इस अगर प्रोग्राम कोई का नाम नेता बहस का नाम रखा था नाराज कि होकर आखिर कहीं जाता है जीत तो किसकी? बीजेपी में जाता ठीक है है, सर, ठीक। किसी और पार्टी में क्यों नहीं जाता? चलिए, ठीक है, सब ठीक है। जवाब दे दे दोनों बहुत को। शुक्रिया। आप अपने ठीक है, कैडर से वहां पूछिए ठीक है कि यासिर जब साहब, वो हो गया। भ्रष्टाचारी वक्त नेताओं पूरा हुआ को जाता है देखता है, सर। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हमारे करते हुए जाता है, वो बहुत अपने शुक्रिया। पाप को धोने के लिए बहुत जो शुक्रिया बोलने की सबसे यासिर बड़ी जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आता है। बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमलेंदु जी आपका भी, प्रज्ञा जी आपका भी, राजकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राजेश कुमार जी जुड़े हुए थे, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत गर्मा गर्म ये बहस रही। अब देखना होगा, क्योंकि अभी भी ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं और इसके क्या क्या सियासी पहलू निकलकर सामने आते हैं और बहस का मौजू बनते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।